वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल था 1 फैब और 1 फैब के दिन जो है केंद्रीय बजट क्या यानी आम बजट को जो है पेश करा गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, 2023-24 का ये बजट था जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि इस बजट में किस किस बातों को लेकर बात करी गई है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे रखा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर? तो बजट की मुख्य बातें हम लोग करने वाले हैं कि क्या बजट में सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, इसके ऊपर भी जान लेंगे। ठीक है, और कौन सा बजट था ये इस बार का। साथ में एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि निर्मला सीतारमण जी, जो कि आपको पता होगा कि ये जब बजट पेश करता है, जब कोई भी, निर्मला सीतारमण नहीं कहेंगे हम, कोई भी अगर अपना बजट, सरकार अपना बजट पेश जब करती है तो स्पीच को देखा जाता है कि कितने समय की स्पीच है। ठीक है, तो इस बार कितने समय की स्पीच थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुल मिला के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि यहाँ से आपसे एग्जाम में, वन लाइनर एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी यूपीएससी पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ में अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप जो है टेलीग्राम पर हमें पहले फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस बार के बजट की। क्या रहा इस बार के इस बजट में खास। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि इस बार इस बजट में क्या खास रहा क्या नहीं रहा, इसके ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? तो देखिए, बजट का कुछ ये था, आपको पता होगा कि मोदी सरकार का ये 5वां बजट था। कौन सा बजट था? 5वां बजट था। अगर इनकी सरकार नहीं आती है अब की 24 में, तो हो सकता है कि ये इनका लास्ट बजट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि ये जो है अभी 5वां बजट तो था ही केंद्रीय बजट का, लेकिन ये सरकार का लास्ट बजट था, अंतिम बजट हम इसको मान सकते हैं। ठीक है ना? और इस बार का जो बजट था उसका उद्देश्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य, क्या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को समग्र विकास करना था। यानी कि कहीं ना कहीं भारत को विश्व की, अभी तो हम 5वें पर आते हैं कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो हम 5वें नंबर पर आते हैं, तो हमें अपनी ये जो अर्थव्यवस्था है इसे कहीं ना कहीं दूसरे या पहले स्थान पर लाना है। ठीक है, अच्छा, 2024 के आम चुनाव से पहले ही ये बजट मोदी सरकार के जो है दूसरे कार्यालय का आखिरी पूर्ण बजट था, याद रखिएगा, ये मैंने अभी समझाया। ठीक है, और वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि बजट तो एक नाम दिया जाता है लेकिन इसका असली नाम जो होता है वो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है काफी बार, है ना, कि ये बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, कौन सा असली नाम है इसका। तो याद रखिएगा कि बजट को जो है वार्षिक वित्तीय बजट के रूप में जाना जाता है, विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण, इसके ऊपर मैंने, मेरे से जो है यहाँ पर भूल हुई है कि मैंने आपको जो है आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर वीडियो नहीं दी है अभी तक, है ना, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं दी है। मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों वो आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, है ना, 31 जनवरी को 2023, मतलब बजट से एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, है ना, जो कि जारी करा गया था। उस आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत की जीडीपी 6 से बढ़कर, 6 से लेकर 6.8, कितना, 6 से बढ़कर 6.8 के बीच बढ़ने की उम्मीद है, ये कहा गया था इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था 31 जनवरी का, उसमें। ठीक है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो दे दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है ना? तो भारत की जीडीपी में वृद्धि देखी जा रही है, ये बोला गया था, और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बनता जा रहा है, ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था। क्लियर? वो आपको याद रखना है। चलिए हम अपने थोड़ा बजट पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि सरकार ने, यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में किस किस मुद्दों को लेकर बात करी है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हम उसको लेके बात करते हैं। इकोनॉमी सर्वे, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो इकोनॉमी सर्वे था उसके ऊपर मैं आपको जल्दी ही वीडियो दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमी सर्वे भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन्होंने अपने बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, इसके ऊपर बात करी। क्या कहती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी? इन्होंने कहा, अपने बजट भाषण में कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, यानी मछली पालन जिसको बोलते हैं, पर ध्यान देने के साथ साथ कृषि ऋण लक्ष्य,
ठीक है ना। क्या कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ा दिया, जो कि किसानों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दे दिया इन्होंने, ठीक है। बहुत अच्छी बात कर दी यहाँ पर कि भैया हम जो है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए पर ध्यान देने के साथ साथ कृषि ऋण लक्ष्य जो है उसको बढ़ाकर हम लोग 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस बजट के अंदर रही, वो ये थी कि पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि नई कर व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए तक की आय पर छूट दी गई है। माफ नहीं करा गया है, पहले सुन लीजिए, माफ नहीं करा गया है बल्कि छूट दी गई है ताकि व्यवसाय और बढ़ सके, ठीक है। तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर छूट दी गई है इस बजट के अंदर। क्लियर। एग्रीकल्चर क्रेडिट आप समझ गए, 20 लाख रुपए तक बढ़ाने की जो है बात निर्मला सीतारमण जी के द्वारा करेंगे। आगे इन्होंने अपने बजट भाषण में रेलवे को रखा। रेलवे बजट में रेलवे के लिए करीबन 2.40 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, यानी कि खर्च का प्रावधान करा गया है। इन्होंने कहा है कि हम रेलवे के लिए करीबन 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करेंगे, प्रावधान इन्होंने उसका भी कहा। अब तक का यह सार्वजनिक खर्च है, वित्त वर्ष 2013-14 में किया गया खर्च का लगभग 9 गुना है जी। पहली मतलब 9 गुना है। 2013 और 14 में ऐसा हुआ था कि रेलवे पर खर्च करा गया था कुछ ज्यादा, लेकिन अभी इस बजट में सबसे ज्यादा खर्च करा गया है, जो कि 2013 और 14 के रेलवे बजट के मुकाबले बात कर रहा हूं, लगभग 9 गुना अधिक है। क्लियर है बच्चा, यहां पर आप समझ गए रेलवे पर किन्होंने कितना खर्च किया है। अब आते हैं पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान के बारे में। इन्होंने क्या कहा, परंपरागत कारीगर और शिल्पकारों के लिए सहायता के लिए पैकेज की घोषणा हुई है, क्योंकि पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान जो है वो इसीलिए चालू है ताकि जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनकी सहायता करी जा सके। तो उनके लिए पैकेज की घोषणा करी गई है, जिन्होंने एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। यानी कि इन्होंने भी इस मतलब इन लोगों को आगे बढ़ाना, क्योंकि आजकल आपको पता है कारीगर हो गए, शिल्पकार हो गए, है ना, आजकल हाथ से बनी चीजें तो है नहीं, ज्यादातर जो चीजें हैं वो मशीनरी से बनी हुई चीजें, तो इन लोगों का रोजगार तो छीन चुका है। तो इनको बढ़ावा मिले, लोग इनको जाने, दोबारा से इनका रोजगार चल पाए, उसी लिए जो है सरकार ने मतलब बजट के अंदर जो है इन्होंने क्या करा है, इनके लिए भी एक पैकेज की घोषणा यहाँ पर करी है। क्लियर है, ये आप समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भाषा और इस यहाँ पर लिखा हुआ चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो ना बच्चा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि ये बजट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे इन्होंने अपने बजट में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसके ऊपर बात करी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में जो है घोषणा करके अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन्होंने क्या कहा है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी कि जहां पर आदिवासी बच्चा पढ़ता है, आदिवासी छात्र पढ़ते हैं, उन स्कूलों में इन्होंने कहा है कि हम करीबन 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूल इस समय कार्य कर रहे हैं, उनमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, साथ में कर्मचारियों को भी इसमें शामिल करा जाएगा। ये बजट में इसके ऊपर भी जो है निर्मला सीतारमण जी ने भाषण अपना दिया था। सभी अंत्योदय देखिए और प्राथमिकता परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। मतलब ये है, अभी आपको पता होगा कि जो राशन फ्री में मिल रहा था उसको बढ़ा दिया गया है, तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन दिया जाता है लोगों को, वो उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा, यानी कि उसको अभी आगे चालू रखा जाएगा। ये भी जो है बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बातों को करा गया है। क्लियर है, ये याद रखना है। आगे आते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर भी इन्होंने बात करी। बच्चों और किशोरों के लिए करीबन एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धि और उपकरण आगे पहुंच को सुगम बनाया जा सके। ठीक है, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी लाया जाएगा।
डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म, यहाँ पर भी इन्होंने बात करी, इसको भी इन्होंने एक मुद्दा रखकर बात करी, जिसमें इन्होंने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए इसमें भी कहा है कि हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में उसे विकसित किया जाने के लिए एक चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटनों को चयन करेंगे। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी, कॉर्प्स में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो कि 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो है मुक्त क्रेडिट की अनुमति देगा, जो कि 1 अप्रैल 2023 से जो है प्रभावी होगा। मतलब एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी जो है उसका 2 लाख करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त जो है आपको संप्रेषिवर मुक्त क्रेडिट की अनुमति देगा, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इसका यूज भी कर पाएंगे। क्लियर हो गया बच्चा। आगे इन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के ऊपर भी बात करी। इन्होंने कहा कि 3 वर्ष में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना यानी कि पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम जो होगा उसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। ऐप डेवलपमेंट के लिए करीबन 100 लैबों की स्थापना की जाएगी। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवा का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे। ये बजट में कहा गया, जो अफसरों की नई श्रृंखला, व्यवसाय मॉडल और रोजगार क्षमता के विकास में मदद करेगा। साथ ही लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे ऐप्स का भी विकास किया जाएगा। तो इन्होंने डेवलपमेंट को भी आगे रखा, ऐप डेवलपमेंट के लिए भी 100 लैबों का विस्तार करने के ऊपर बात जो है करी है। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। लास्ट में इन्होंने जो है नर्सिंग कॉलेज के ऊपर बात करी। 157 इन्होंने कहा है कि हम 157 जो है नए नर्सिंग कॉलेज वर्ष 2014 से स्थापित मौजूद 157 मेडिकल कॉलेज के साथ सह स्थान में 157 ठीक है नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें जो है जागरूकता पैदा किया जाएगा और प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों को सार्वभौमिक जांच की जाएगी। किसके ऊपर? ये जो है इन्होंने कहा है एनीमिया के ऊपर, सेल एनीमिया जो होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो है बजट के अंदर बात करी गई, जो कि मैंने अभी आपको समझाई है। क्लियर है बच्चा। अब बात आती है कि इन्होंने अपनी कुछ उपलब्धियां भी गिनवाई सरकार की, कि सरकार ने किन किन चीजों को आगे बढ़ा दिया है, कौन कौन चीजों में सफलता पाली है। जैसे कि इन्होंने लगभग कहा कि 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। मतलब मोदी सरकार जब से आई है, जब से ऐसा देखने को मिला है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वें पर था, जहां ये लाकर 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई है। इंडियन इकोनॉमी ईपीएफओ की सदस्य दोगुनी से अधिक बढ़कर 27 करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से करीबन 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। ये इनकी उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण हुआ है। मोदी सरकार के तहत रहकर सरकार के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत भी इन्होंने कहा कि हमने 9.6 करोड़ रुपए एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण कराया गया है। ये मोदी सरकार जी की यहाँ उपलब्धि है। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत करीबन 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने जो है अपनी सरकार की उपलब्धियां भी यहाँ पर गिनवा दी हैं। क्लियर है बच्चा। अब मैं आपको बताता हूं कि निर्मला सीतारमण जी का भाषण कितने समय का था पूरा। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से जाने होंगे बजट के बारे में। कहीं आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर आपको जल्दी वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम पर भी हमें बता सकते हैं, साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर आप चाहें, आपकी मर्जी है, बता दीजिएगा, बस बता जरूर दीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्लियर है बच्चा।
अब आते हैं इनका भाषण। तो इस बार निर्मला सीतारमण जी का अब तक का सबसे छोटा भाषण रहा था ये, 87 मिनट का भाषण था। बस इन्होंने 87 मिनट में ही अपना पूरा बजट पढ़ दिया था, खत्म कर दिया था। क्लियर है। लेकिन अगर हम इनके इतिहास की बात करें कि निर्मला सीतारमण जी ने अब तक कितना बड़ा भाषण दिया है, तो आपको अगर पता होगा कि जब इन्हों की सरकार आई थी, गवर्नमेंट आई थी साल 2019 में, ये कहा जाता है आए तो 15 में थे, लेकिन साल 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने सबसे बड़ा पहला बजट पेश किया था। ठीक है। उस भाषण के साथ, मतलब निर्मला सीतारमण जी का अपना पहला बजट था ये। ठीक है। ठीक। इन्होंने अब तक का सबसे लंबा जो बजट संबोधन करा था वो 2019-20 में करा था, जो कि 2 घंटा 17 मिनट का था। कितने का था? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे 17 मिनट का बजट इन्होंने पढ़ा था, जो कि सबसे बड़ा था। ठीक है, उस समय का। लेकिन उसके बाद 2020-21 में जब इन्होंने अपना बजट पेश करा, तो उस बजट के अंदर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था और 2 घंटा 42 मिनट का इन्होंने बजट पढ़ दिया था। कितने का? 2 घंटा 42 मिनट का बजट पढ़ दिया था। और अब तक का इन्हों का सबसे छोटा बजट ही ये है जो इन्होंने पढ़ा है। बस कुल 1.5 घंटे का ही ये इस बार का बजट जो है बोला गया था। अच्छा, 2021-22 में भी इन्होंने 100 मिनट तक बोला था, 100 मिनट का बजट था करीबन। लेकिन इस बार इन्होंने केवल 1.5 घंटा ही बोला, यानी कि करीबन 87 मिनट तक इन्होंने इस बजट को पढ़ा था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितना पढ़ा था? 87 मिनट तक इन्होंने ये बजट पढ़ा था अब तक। क्लियर है। एक तो आपको इन चीजों को जो है याद रखना है कि किसने कितना जो है वर्डों में मतलब अपना खत्म करा था। ठीक है ना। देखिए, निर्मला सीतारमण जी पहले आपको पता होगा कि ये जो है सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड था जसवंत सिंह का। ठीक है। हाँ, पहले भाजपा नेता थे जसवंत सिंह, उनका सबसे ज्यादा बोले जाने का रिकॉर्ड था। 2003 में उन्होंने करीबन 2 घंटा 15 मिनट बोला था। लेकिन फिर निर्मला सीतारमण जी ने वो रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया था। ठीक है, 2019 में ही तोड़ दिया था। 2019 में ये दो घंटा 17 मिनट तक बोल गई है ना, तो बजट तो टूट ही गया। अच्छा, सबसे छोटा बजट भाषण दिया गया था 1977 में। कब दिया गया था? 1977 में। याद रहेगा क्या? जरा याद रहेगा। ये थोड़ा मैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। 1977 में हीरा भाई एम पटेल जो थे, उनके द्वारा दिया गया था और 80 शब्दों का अंतरिम बजट भाषण उन्होंने दिया था। 80 शब्दों में खत्म कर दिया थी अपनी बात को। ठीक है। सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार आम बजट पेश किया था, ये भी आपको याद रखना है। किसने? मोरारजी देसाई ने। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा बजट जो है मोरारजी देसाई जी के द्वारा जो है पेश किया गया था। क्लियर है। तो आई होप आप समझे होंगे कि सबसे ज्यादा बजट किसने पेश करा, किसने सबसे ज्यादा बजट दिया, किसने नहीं दिया। ये सब चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है। तो ये पूरा बजट था गाइस कल का। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, है ना, और शेयर करिएगा ज्यादा ज्यादा। ठीक है। अगर नादिर शाह के ऊपर वीडियो नहीं देखी हो तो कल 7 बजे वीडियो कराई थी, नादिर शाह के ऊपर सारी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पूरी कोशिश करिए आपको समझाने की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको एक दिन पहले मैं बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर